दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हाल ही में जो बजट आया था उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था और सितंबर 2024 यानी कि इसी महीने से इसमें इन्वेस्टमेंट भी अब ओपन कर दिया गया है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब ओपन हो चुका है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए आप अपना पैसा कब और कितना निकाल सकते हैं, किसके नाम पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, क्या आपको इस स्कीम में अकाउंट खोलना भी चाहिए या फिर नहीं, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए एनपीएस योजना क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा कि नाम है, रिटायरमेंट से पहले आपको इसमें पैसा जमा करना है और रिटायरमेंट के बाद में आपको इस स्कीम में जो आपने पैसा जमा किया है उस पर जो भी वो ग्रोथ हुई उसके बाद में उस पैसे की आपको पेंशन बना के दे दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद में हर महीने आपको जो है वो पेंशन मिलती रहेगी। तो ये स्कीम किस लिए बनाई गई थी? रिटायरमेंट के बाद में आपकी पेंशन का ख्याल रखने के लिए शुरू में ये स्कीम चालू करी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, फिर प्राइवेट एम्प्लॉई के लिए भी चालू कर दी। आज के टाइम पे तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता था, माइनर नहीं कर सकते थे। तो अब माइनर के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चालू कर दी गवर्नमेंट ने, एनपीएस वात्सल्य योजना, जिसमें कि माइनर का अकाउंट खोला जा सकता है और माइनर के नाम पे आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पेरेंट्स की सेविंग हैबिट को अच्छा करना, अपने बच्चे के नाम पर वो इन्वेस्ट करते जाएं और उसके बाद में जैसे ही उस बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसके बाद से वो खुद टेक ओवर कर लेगा अकाउंट को। और 18 साल जैसे ही हो जाती है एनपीएस वात्सल्य योजना अकाउंट एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि एनपीएस के बारे में आपको पता होगा उस तरीके से वो अकाउंट आगे कंटिन्यू करेगा। इसमें अकाउंट खुलवाने की बात करें तो आप लीडिंग बैंक्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर पेंशन फंड के जो हाउसेस हैं उनके थ्रू भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप सिंपली ई एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर भी खुद से ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकते हैं। वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, कैम्स का, के फिनटेक का और उसी के साथ साथ आपको एनएसडीएल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना अकाउंट खुद से घर बैठे भी खोल सकते हैं। किस किस का अकाउंट खोला जा सकता है? तो कोई भी माइनर चाइल्ड हो उसका खाता खोला जा सकता है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो उसका खाता खोला जा सकता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे का। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? तो देखिए, जो भी माइनर चाइल्ड है उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, उसी के साथ साथ जो है गार्जियन का केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा। केवाईसी में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा। अब एड्रेस के नाम पर अगर एनआरआई है उसके गार्जियन तो उसका भी खाता खोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डिपॉजिट या फिर कंट्रीब्यूशन लिमिट की बात करें तो मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इस स्कीम में जमा करवा सकते हैं। पेंशन फंड हाउस सिलेक्शन की बात करें तो गार्जियन की जिम्मेदारी हो जाती है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, इनमें से कोई पेंशन फंड हाउस सेलेक्ट करना होता है, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई और भी काफ़ी तरह के हाउसेज हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कहाँ पे आप अपना पैसा जमा करवाना चाहते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना जल्दी आप मनी मैनेजमेंट सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सही गाइडेंस के लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहता हूं जो मुझे बहुत पसंद आई, मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s। ये बुक खास तौर पर यंग प्रोफेशनल्स के लिए लिखी गई है, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस और लोन जैसे टॉपिक डिटेल में समझाए गए हैं और आपकी इनकम के हिसाब से सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करती है। सबसे पहले आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, रेंट में कितना पैसा जा रहा है, एंटरटेनमेंट में कितना पैसा जा रहा है। इसका पहला चैप्टर लेजी फाइनेंशियल कैनवास आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव, टैक्स और एसेट जैसे कंसेप्ट को समझने में गाइड करेगा। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल बनने का फर्स्ट स्टेप है। वेल रिसर्च मेथड को अपनाएं और फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस बुक में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको सिखाता है कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, बॉन्ड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। ये चैप्टर आपको बताएगा कि हर एक एसेट का कितना एसेट क्लास होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। साथ ही साथ बहुत सारे टूल्स भी दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं सब एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। आपके हर इन्वेस्टमेंट का सवाल इस चैप्टर में है और साथ ही आपको ये भी बताएगा कि किस एसेट क्लास से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपको बुक में मिलेगा, इंश्योरेंस। पर्सनली मुझे लगता है इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। द इंश्योरेंस हैंडबुक, इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, इनकम के हिसाब से क्या प्रीमियम आपके लिए बेस्ट है,
क्लेम क्या है और कैसे लेते हैं, ये सब समझाया गया है। एक बिगिनर के लिए ये बुक एकदम परफेक्ट गाइड है और सबसे अच्छी बात कि ये सभी टाइप्स के प्रोफेशनल को कैटर करती है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर करियर। तो ऑल इन ऑल ये बुक एकदम परफेक्ट गाइड है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ जेब्रा लर्न प्लेटफॉर्म से और इनकी बुक से, खास करके ये मनी स्मार्ट इन 20s एंड 30s, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यंग प्रोफेशनल्स हैं जो अर्निंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये अफोर्डेबल भी है क्योंकि यहाँ से जो आपको नॉलेज मिलेगा ना वो प्राइसलेस है। तो अगर आपको भी फाइनेंशियली स्मार्ट बनना है तो ये बुक मनी स्मार्ट जरूर पढ़िए। लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, यूज़ माई कोड लर्न स्मार्ट फॉर 15% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट चॉइस की बात करें तो जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपके पास ऑप्शन होता है आप कितना पैसा किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो यहाँ पर भी एनपीएस अकाउंट की तरह आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस और डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या होता है, आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चिपका दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपका 50% पैसा इक्विटी में जाएगा, 50 पैसा आपका बॉन्ड्स में जाएगा। उसके अलावा जो ऑटो चॉइस होता है, ऑटो चॉइस के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, लाइफ साइकिल फंड होता है एक, जहाँ पर आपका जो है वो सबसे अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पर आप जो पैसा है वो इक्विटी में जाता है आपका 75% का। मॉडरेट फंड होता है, यहाँ पर आपका इक्विटी में 50% पैसा जाता है। और कंजर्वेटिव फंड, यहाँ पर आपका इक्विटी में 25% पैसा जाता है। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप ऑटो में लाइफ साइकिल फंड सेलेक्ट करते हैं तो आप अपना रिस्क ले सकते हैं 75% इक्विटी में डालकर। उसके अलावा और भी आप एक्टिवली प्ले करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप इक्विटी आपसे खुद से मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। अप टू 75% तक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। कॉर्पोरेट डेट जो है वो 100% तक का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही जाए, कॉर्पोरेट डेट में जाए, तो 100% आप ये वाला एक्टिव के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं पूरा पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाए तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्टिव के अंदर आप मैनुअली खुद से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप चाहते हैं रिस्क भी हो, बढ़िया अच्छा खासा इक्विटी में पैसा जाए, तो लाइफ साइकिल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और आप कुछ भी नहीं चाहते, मॉडरेट चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। हिस्टोरिक रिटर्न की बात करें, यानी कि जब से एनपीएस स्कीम लागू हुई है तो इक्विटी ने जो है ना 14% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज, कॉर्पोरेट डेट ने 9.1% का रिटर्न दिया है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ने 8.8% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल भी आप कंपेयर करेंगे ना तो 10.5% का आपको रिटर्न मिल जाता है। इक्विटी के अंदर 14% CAGR यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 14% की आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं क्या इस अकाउंट में समय से पहले पैसा निकाला जा सकता है, यानी कि ये अकाउंट जो है एनपीएस वात्सल्य योजना, ये केवल और केवल 18 साल तक की ही है। बच्चे की उम्र 18 साल हो गई उस टाइम तक ही है, क्योंकि 18 साल के बाद तो ये अकाउंट जो है वो एनपीएस टियर 1 अकाउंट बन जाएगा। उस टाइम पे भी एक पॉइंट होता है जहाँ पर आपको बंद करवाने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन क्या समय से पहले, 18 साल से भी पहले, बच्चे की उम्र 18 साल से भी कम है, उस टाइम पे आप पैसा निकाल सकते हैं? तो सीधा जवाब है नहीं। उसमें कुछ कंडीशन दी गई है, अगर आप वो कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो पैसा आप निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन, खाता खुलवाए 3 साल हो जाना चाहिए। बच्चे की उम्र थी 5 साल, आपने उस टाइम पे खाता खुलवाया तो 5 साल के बाद में बच्चे की उम्र 8 साल हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि 3 साल अकाउंट पुराना होना चाहिए। और उसके बाद भी आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये जो पैसा है वो आप किस कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं। बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे की इलनेस के लिए, या फिर कोई डिसेबिलिटी हो गई है, उस पैसे को उस तरीके से यूज़ करना है। और कितना निकाल सकते हैं, जो आपने जमा किया है आज तक उस अकाउंट में उसका 25% पैसा, यानी कि आपने 5 सालों में आपने टोटल 4 लाख रुपए जमा कर दिए। अब 4 लाख का 25% होता है 1 लाख रुपया, तो आप 1 लाख रुपया ही निकाल पाएंगे। और 18 साल की उम्र से पहले पहले आप केवल 3 बार ही पैसा निकलवा सकते हैं। तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है। गवर्नमेंट का पूरा मन है कि इसमें से आप पैसा ना निकालें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन दे दी कि अगर इमरजेंसी ही आ जाती है तो केवल उस कंडीशन में आप पैसा निकलवा सकते हैं। अब 18 साल हो गई बच्चे की उम्र, तो उसके बाद में कंडीशन चेक करी जाएगी, आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अगर आपके अकाउंट में उस टाइम पर जो आपको पैसा मिला और रिटर्न वगैरह सब मिलाकर जो है उसका कंपाउंडिंग वहाँ पे पैसा जो है 2.5 लाख रुपए से कम है ना, अगर, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, बच्चे की उम्र 18 साल, उसमें पैसा अकाउंट में 2.5 लाख से कम है तो आप अकाउंट बंद करवा सकते हो, ठीक है। अगर उसमें पैसा 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप अकाउंट बंद नहीं करवा सकते। वहाँ पर आप केवल और केवल 20% पैसा निकाल सकते हो उस टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी नहीं चाहिए तो आप उसको पड़ा रहने दो। यानी कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े थे, बच्चे की उम्र हो गई 18 साल, अब उस 5 लाख रुपए में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए 20% पैसा
निकाल सकते हो। बाकी 4 लाख रुपए को आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। एनपीएस टियर 1 अकाउंट में वो पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर माइनर चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और सारा का सारा पैसा गार्जियन को दे दिया जाएगा। या फिर गार्जियन की मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में जो दूसरा गार्जियन है, सेकंड पेरेंट जो है, उसको ट्राई किया जाएगा और फ्रेश केवाईसी करके उसको गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा। अगर दोनों ही गार्जियन, दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो लीगली गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा और वो जो लीगली गार्जियन है वो अकाउंट को कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको 18 साल की उम्र तक। और पैसा जमा करना चाहे या नहीं करना चाहे वो कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 18 साल तक अकाउंट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और 18 के बाद में माइनर चाइल्ड जो है जैसे ही मेजर हो जाता है उसके पास ऑप्शन आ जाता है, वो अकाउंट कंटिन्यू करना चाहे या फिर बंद करना चाहे। उस कंडीशन में 18 साल पे माइनर चाइल्ड के पास ऑप्शन आ जाता है, वो खुद से भी अकाउंट बंद कर सकता है। बहुत ही ऐसा केस है जहां पर गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि अकाउंट को बंद ना करने दिया जाए। बस टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। जो पैसा आपको जमा करना है उस पर भी आपको टैक्स देना है, मैच्योरिटी पे जो पैसा आपको मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना है। टैक्स का कोई भी बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए कंक्लूजन की या मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें ना, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, सेम वही एनपीएस होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कब डालना है, कितना पैसा डालना है, कब निकालना है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है। लेकिन एनपीएस के अंदर ऐसा नहीं है, आप केवल इन्वेस्ट करने का देख सकते हैं, बाकी निकालने का तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करेगा कब आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अब अगर आप एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे का पैसा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन पेरेंट नहीं है, आपसे पैसा नहीं बचता है, नहीं सेव होता है, तो आप अपने बच्चे का एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खुलवा दें और उसका पैसा जो है इस अकाउंट में जमा करना शुरू कर दें। और ऐसा नहीं कि बहुत ही पैसा आप एक साथ जमा कर रहे हैं, हर साल का कुछ ना कुछ पैसा आप जमा करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है आपको कब मिलेगा वापस, जब उस बच्चे की रिटायरमेंट होएगी। यानी कि आज नहीं मिलेगा वो पैसा, 18 की उम्र में भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा उसके रिटायरमेंट के बाद में, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे 60 साल के बाद में। तो उस टाइम पे जो पैसा आपको मिलना है उसके लिए उतना ही पैसा जमा करें जो आपको बीच में कभी भी ना चाहिए हो। बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए उस टाइम पे पैसा नहीं निकाला जाएगा। बच्चे का विचार बन गया 20-25 साल की उम्र में कोई बिजनेस करना है, उस टाइम पे आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, फिर आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। और ये स्क्रीन पर आप कुछ देख सकते हैं, पॉपुलर लाइफ साइकिल फंड, यानी कि जो इक्विटी में 75% तक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में 17 से 19% तक का CAGR आपको रिटर्न देखने को मिल गया है। तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही रिटर्न आपको जनरेट होकर मिलेगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार तो हर 2-3 साल में कोई ना कोई नई इन्वेस्टमेंट स्कीम लाती रहेगी। उसमें इन्वेस्ट करना या फिर नहीं, ये तो कम्प्लीटली आपके साइकिल पे डिपेंड करता है, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बाकी पैसा आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है वो आप ही बता पाएंगे। मैं तो केवल आपको ओवरव्यू तरीके से बता पाऊंगा इस स्कीम के बारे में, किन लोगों के लिए स्कीम सूटेबल है, किन के लिए नहीं। लेकिन आप खुद से खुद की प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं।